गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पी ब्लॉक तत्वों का रसायन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत 15वें समूह के तत्व देख रहे थे। ठीक है, तो 15वें समूह के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। एक सामान्य परिचय देख लेते हैं फास्फोरस के बारे में, उसके बाद हम फास्फोरस बनाने की विधियां देखेंगे। ठीक है, तो इनको आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फास्फोरस, सबसे पहले फास्फोरस के बारे में जाने। नेक्स्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था। 15वें समूह का जो प्रथम सदस्य है नाइट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद हम फास्फोरस देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड सदस्य है कौन? फास्फोरस। दूसरा सदस्य है 15वें समूह का, है ना। फास्फोरस का संकेत P होता है, तो मालूम है आपको, है ना। ठीक, इसका अणु सूत्र होता है P4। ठीक है ना। परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 15, है ना। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान 31, है ना, 31 होता है। ठीक है ना। फास्फोरस इसका संकेत P, अणु सूत्र P4, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15, परमाणु द्रव्यमान 31 होता है ना। इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने की थी, है ना। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, 1681 में, सन 1681 में इसकी खोज रॉबर्ट बॉयल ने की थी। देखिए, फास्फोरस में एक विशेष चमक पाई जाती है। ठीक, फास्फोरस में क्या होती है? विशेष चमक पाई जाती है, जुगनू की तरह। जुगनू जानते हैं ना, जुगनू जैसे चमकता है ना। मतलब जुगनू क्या करता है? अपने साथ लाइट को लेके चलता है। ठीक है, लाइट को क्या करता है? लेके चलता है। तो इसी स्फुरदीप्ति पर आधारित फास्फोरस नाम क्या किया गया? रखा गया। ठीक है, फास्फोरेंस, है ना। फास्फोरेंस स्फुरदीप्ति, विशेष चमक वाला तत्व, है ना, जिसके आधार पर क्या रखा गया? फास्फोरस नाम रखा गया। और फास्फोरस दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, फास्फोरस ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है फॉस, है ना, और दूसरा होता है फेरो। ठीक है, फोर्स और फेरो, है ना। फोर्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक, और फेरो का मतलब होता है आई कैरी, मतलब मैं लेके चलता हूं, है ना। आई कैरी मतलब लेकर चलना। मतलब प्रकाश को लेकर चलना। ठीक है, प्रकाश को लेकर क्या करना? चलना। ठीक है ना। तो ये फास्फोरस के बारे में सामान्य बातें हो गई। अब ये तो मालूम है आपको, 15वें समूह के अंतर्गत, है ना, सेकंड सदस्य है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद सेकंड सदस्य है नाइट्रोजन। और फास्फोरस के बारे में हम दोनों में तुलनात्मक अध्ययन देखें, है ना। तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं, क्योंकि फास्फोरस और नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही समूह के सदस्य हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, दोनों की जो संयोजकता होती है ना, दोनों की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? +3 और क्या होती है? +5 होती है। ठीक है, संयोजकता, दोनों की संयोजकता हम देखें, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तुलनात्मक अध्ययन देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में, तो दोनों की संयोजकता +3 और क्या होती है? +5 होती है। ठीक है ना। देखिए, दोनों एक ही समूह के सदस्य हैं, फिर भी क्या है? दोनों में भिन्नता पाई जाती है। दोनों में क्या पाई जाती है? भिन्नता। जैसे नाइट्रोजन क्या है? ठोस गैस है ना। नाइट्रोजन क्या है? गैसीय रूप में पाया जाता है। और फास्फोरस क्या होता है? नरम ठोस होता है ना। नरम क्या होता है? ठोस होता है। ठीक, और क्या? नाइट्रोजन जो होता है द्विपरमाणुक है ना। नाइट्रोजन क्या है? द्विपरमाणुक अवस्था में पाया जाता है। और फास्फोरस क्या है? चतुर्परमाणुक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इनमें कुछ डिफरेंस है ना। दोनों में क्या है? डिफरेंस है। जैसे और हम देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है क्या करता है? बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है नाइट्रोजन में, है ना। और फास्फोरस में बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो नाइट्रोजन से क्या है? डिफरेंस है। ठीक है जी। ठीक, तो ये फास्फोरस के बारे में क्या हो गया? सामान्य जानकारी हो गया।
ठीक, आगे बढ़े। हम फास्फोरस के अयस्क के बारे में देखते हैं, है ना। फास्फोरस के अयस्क। तो फास्फोरस जो है ना, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता मुक्त अवस्था में? क्योंकि फास्फोरस जो है अत्यंत क्या है, क्रियाशील है ना। वायु में ऐसी खुला छोड़ देते हैं, है ना, तो वो जल उड़ता है। इस वजह से प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ये फास्फोरस जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, जैसे ऑक्साइड के रूप में। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इनके अयस्क हम देख लेते हैं। तो पहला अयस्क है फास्फोराइट। फास्फोराइट या इसको क्या बोलते हैं, फास्फेट रॉक भी बोलते हैं, है ना। फास्फेट रॉक भी कहा जाता है ना। इसका सूत्र होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। ठीक है, Ca3PO4 2 फास्फोराइट या फास्फेट रॉक। ठीक, दूसरा इसके अयस्क हैं फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। ठीक है ना, इनका सूत्र है 3Ca3PO4, है ना, PO4 2 और CaF2, है ना, इसका ये सूत्र है। ठीक है ना, ये है फ्लोर एपेटाइट 3Ca3PO4 2 CaF2। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर क्लोर एपेटाइट। क्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट इसका सूत्र है 3Ca3PO4 2 CaCl2, है ना। नाम से ही पता चल रहा है क्लोर, है ना। क्लोर मतलब क्या है, क्लोरीन। जैसे यहाँ पर फ्लोर है तो क्या है, फ्लोरीन, है ना। ठीक है, अंतर बस फ्लोरीन और क्लोरीन में है, दोनों में, है ना, अयस्कों के इसके अयस्क में। ठीक है, मतलब फ्लोर एपेटाइट और क्लोर एपेटाइट में दोनों में अंतर खाली फ्लोरीन और क्लोरीन का अंतर है ना। सूत्र याद रखने का एक अच्छा तरीका है, ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है विवेनाइट। विवेनाइट, ठीक है, विवेनाइट इसका सूत्र होता है Fe3, विवेनाइट का Fe3PO4 ट्वाइस, है ना, 8H2O। ठीक, ये विवेनाइट Fe3PO4 2 8H2O। ठीक, इसके बाद है पांचवा नंबर अयस्क वेवेलाइट। वेवेलाइट, वेवेलाइट होता है ना। इसका फॉर्मूला होता है 4Al PO4 2Al OH3 और 9H2O। ठीक, ये वेवेलाइट 4Al PO4 2Al OH3, ये जो 3 है वो कोष्टक के बाहर रहेगा, है ना, इसको सुधार लेंगे, OH3 9H2O। ठीक है ना, तो ये क्या हो गए, फास्फोरस के अयस्क, है ना। फास्फोरस क्या है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप हमने देखा फास्फोराइट या फास्फेट रॉक बोलते हैं, Ca3PO4 2, है ना,
दूसरा फ्लोरेपेटाइट 3CA3PO4 2 CaF2, क्लोरेपेटाइट 3CA3PO4 2 CaCl2, उसी प्रकार से विवेनाइट Fe3PO4 2 H2O, उसी प्रकार से वेवेलाइट 4AlPO4 2Al OH3 9H2O। ठीक, तो ये एस्को के क्या हो गए, नाम हो गए। फास्फोरस मतलब फास्फोरस जो है इस रूपों में पाया जाता है प्रकृति में, फिर बाद में इसको हम अलग करके फास्फोरस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब भारत में जो है ना, इंडिया में फास्फोरस क्लोरेपेटाइट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये ज्यादातर है ना आपका राजस्थान है ना, नेल्लोर है, इन जगहों पर पाया जाता है ना। भारत में क्या क्लोरेपेटाइट फास्फोरस के रूप में पाया जाता है। ठीक, तो ये अशकों के नाम हो गए हैं सभी। ठीक, समझ आ गया ये। इसके बाद इनको हम बनाने की विधियां देखें या शुद्धिकरण करने की विधियां देखें। ठीक है, हम अयस्कों से इसको अलग कैसे करेंगे। ठीक, बनाने की विधियां नहीं है ना, सॉरी मैंने बनाने की विधियां बोला है ना, इसको प्राप्त करने की विधियां है ना। फास्फोरस को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो फास्फोरस जो है हड्डियों और खनिजों से प्राप्त किया जाता है। इसके दो स्रोत हैं है ना। फास्फोरस को प्राप्त करने की कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं है ना। पहला हड्डियों से प्राप्त कर सकते हैं है ना, हड्डियों से, और दूसरा खनिजों से, खनिज फास्फेट बोलते हैं है ना। खनिज फास्फेट से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसको फास्फेट लिखेंगे। तो पहला विधि देखें, इसको प्राप्त करने की पहली विधि है, पुरानी विधि है ना। पुरानी विधि से फास्फोरस प्राप्त करना, फास्फोरस प्राप्त करना। ठीक है, किनके माध्यम से, हड्डियों और खनिज फास्फेट के माध्यम से। ठीक है, हड्डियों और खनिज फास्फेट के माध्यम से हम फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो हम हड्डियों से देखते हैं, हड्डियों से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, तो इसकी विधि क्या है, प्राप्त करने की विधि देखें है ना। विधि तो हड्डियों को सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हड्डियों में क्या होता है, वसा होता है ना, तेल होता है, उस तेल पहले पृथक कर लेते हैं। तो तेल को पृथक करने के लिए, वसा को अलग करने के लिए हम इसको कार्बन डाइसल्फाइड में घोलते हैं, जिससे वसा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो हड्डियों को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 है ना, कार्बन डाई सल्फाइड में घोला जाता है ना। ठीक, जिससे क्या हो जाता है, वसा दूर हो जाता है। वसा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है ना। ठीक,
हड्डियों से हम फास्फोरस प्राप्त करेंगे तो हड्डियों को सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड में घोला जाता है, जिससे वसा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब वसा दूर होने के बाद उसमें क्या होता है, जिलेटिन होता है ना। हड्डियों में क्या होता है, जिलेटिन, है ना। तो जिलेटिन को पृथक करने के लिए हम क्या करते हैं, जल में धोते हैं, है ना। तो इसके बाद वसा दूर करने के बाद जो जिलेटिन होता है ना, हड्डियों में जो जिलेटिन होता है उसको दूर करने के लिए हम पानी में धोते हैं। पानी में क्या करते हैं, जल में जिलेटिन होता है, इसको हम पानी में धोते हैं, है ना, जिससे जिलेटिन क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, जल से धोकर अपन जिलेटिन को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जिलेटिन पृथक हो जाता है। ठीक है जी, है ना। हमने क्या किया, कार्बन डाइसल्फाइड में घोला हड्डियों को तो वसा दूर हुआ। वसा दूर होने के बाद उसमें जो जिलेटिन है ना, जिलेटिन को पानी में धोकर हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हम वसा और जिलेटिन दूर करने के बाद अब हड्डियों का चूर्ण बनाते हैं, हड्डियों को बारीक पीस लेते हैं। ठीक है, हड्डियों को क्या करते हैं, बारीक पीसते हैं, बारीक पीसकर चूर्ण बना लेते हैं, चूर्ण बनाते हैं। ठीक, हड्डियों को बारीक पीसकर क्या करते हैं, चूर्ण बना लेते हैं। ठीक, अब इस चूर्ण का, है ना, चूर्ण का हम भंजक आसवन करते हैं। इस चूर्ण का हम क्या करते हैं, है ना, चूर्ण का हम क्या करते हैं, भंजक आसवन करते हैं, अर्थात जलाते हैं, है ना, भंजक आसवन करते हैं। भंजक आसवन के माध्यम से, है ना, इसको जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जानताव कोयला कहते हैं, जानताव कोयला, है ना। हमको क्या मिलता है, जानताव कोयला मिलता है। ठीक, समझ में आया ये, है ना। ठीक, हम हड्डियों को बारीक पीसकर चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण बनाने के बाद इसको हम इसका भंजक आसवन करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है, जानताव कोयला मिलता है। अब इस जानताव कोयला को, ठीक है, इस जानताव कोयला को हम क्या करते हैं, जलाते हैं और जलाकर राख बना लेते हैं। ठीक है, इस जानताव कोयला को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, जलाकर, है ना, जला लेते हैं। कोयला है उसको हम जला लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये राख बन जाता है। ठीक है जी, क्या बन जाता है, राख बनता है, जिसमें 85% कैल्शियम फास्फेट होता है ना। इसमें, इस राख में लगभग कितना, 85%, है ना, 85% क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है ना, राख में जो 85% क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक, तो यहां तक समझ आ गया, कैल्शियम फास्फेट तक, है ना। ठीक है जी, जलाकर जानताव कोयला जो हमको मिला उसको फिर जलाकर हम क्या करते हैं, राख बनाते हैं, जिसमें 85% क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। ठीक है, इस कैल्शियम फास्फेट को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ फिर क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने पर क्या बनता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, यहां तक हो गया।
ठीक है ना, जो हमको क्या मिलता है, राख मिलता है ना, उस राख को क्या होता है, वो कैल्शियम फास्फेट है ना, क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट Ca3 Ca3PO4 है ना, कैल्शियम फास्फेट 2 है ना, प्लस, ठीक, कैल्शियम फास्फेट होता है। इसको हम क्या करते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 3 भाग लेकर है ना, इसके साथ क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मिक्स करने पर है ना, दोनों की क्या होती है, दोनों अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट, ये बनाता है 3CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बनाता है। ठीक, और आपका H3PO4 है ना, क्या, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है। ठीक, क्या बनाता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, 2 भाग हो गए है ना, आर्थोफास्फोरिक अम्ल बनाता है। ठीक, इस आर्थोफास्फोरिक अम्ल को, ठीक है, इस आर्थोफास्फोरिक अम्ल को हम क्या करेंगे, H3 जो PO4 है ना, इसको हम फिर गर्म करते हैं। ठीक, क्या करेंगे, गर्म करते हैं। जो हमको क्या मिला, H3PO4 है ना, क्या है वो, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, H3PO4, इसको हम गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर हमको मेटाफास्फोरिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3 प्लस, यहां पर पानी अलग हो जाता है। ठीक, ये है आपका मेटाफास्फोरिक अम्ल। मेटाफास्फोरिक अम्ल हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है ना, हमने क्या किया, यहां पर जो हमको राख मिलता है, राख क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है ना, इस कैल्शियम फास्फेट को हम H2SO4 के साथ क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं है ना, दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाता है ना, और हमको क्या मिलता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर इस आर्थोफास्फोरिक अम्ल को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या बनता है, मेटाफास्फोरिक अम्ल। अब मेटाफास्फोरिक अम्ल को हम भट्ठी में लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं है ना, भट्टी में लेकर क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक, तो जब भट्टी में कैसे क्रिया करवाते हैं तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो ठीक है ना, हम क्या करते हैं, ये जो मेटाफास्फोरिक अम्ल को हम आगे कोक के साथ गर्म करके फास्फोरस क्या करेंगे, अलग करेंगे। ठीक है, मेटाफास्फोरिक अम्ल से फास्फोरस अलग करेंगे, तो उसको हम भट्टी में लेकर अलग करते हैं। ठीक है, तो भट्टी का डायग्राम देखते हैं है ना। ठीक, और मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम बनाइए। ठीक, एक भट्टी है ना, भट्टी होती है जो अग्नि सह ईंटों की बनी होती है। ठीक है, अग्नि क्या कर सकती, अग्नि सह ईंटों के मतलब अग्नि को, आग को क्या करना, सहन करने वाला। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक, ये भट्टी है अग्निसह ईंटों की बनी हुई। ठीक,
इस प्रकार से इसको भी यहां से जोड़ दीजिए। इसमें जल रखा होता है ना। फास्फोरस हम मेटाफास्फोरिक अम्ल को जलाते हैं, मेटाफास्फोरिक को, है ना। तो यहां पर रखते हैं हम, एक गर्म गैसें हैं, गर्म गैस से बनेगी। ठीक है, हो गया, ठीक बना लिए सब लोग, है ना। इधर देखिए अब, है ना, हमने क्या किया, मेटाफास्फोरिक, है ना, मेटाफास्फोरिक अम्ल तक देखा था, है ना। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल को हम कोक के साथ, है ना, ये कार्बन दोनों को मिक्स करके क्या करते हैं, जलाते हैं, भट्टी में लेकर क्या करते हैं, जलाते हैं। तो मेटाफास्फोरिक अम्ल HPO3, है ना, 4 भाग लेते हैं प्लस 12 भाग कार्बन, है ना, मतलब कोक, दोनों को लेकर हम क्या करते हैं, जलाते हैं। ठीक, तो क्या बनता है, P4 प्लस कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ना, वो बन के क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी, प्लस 2H2O, 2H2, वाटर नहीं होगा, 2H2 होगा। ठीक, हम क्या करते हैं, ये जो मेटाफास्फोरिक अम्ल को, है ना, कोक के साथ, है ना, भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने पर फास्फोरस क्या हो जाता है, ये P4 अलग हो जाता है। ठीक, तो इसका वर्णन देख लीजिए, है ना। जो हमको मेटाफास्फोरिक अम्ल मिला रहता है उसको हम कार्बन के साथ मिक्स करके भट्टी में, है ना, डाल देते हैं। ये जो भट्टी बनी होती है अग्निसह ईंटों की बनी होती है, इस प्रकार की ये भट्टी होती है ना, इस प्रकार की क्या होती है, एक भट्टी होती है जो अग्निसह ईंटों की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना। और इस जो मेटाफास्फोरिक अम्ल कार्बन जो हम कोक लिए हैं उसको क्या करते हैं, एकदम लाल होते तक गर्म करते हैं, है ना, रक्त तप्त तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर, है ना, क्या फास्फोरस के क्या बनते हैं, वाष्प बनते हैं। फास्फोरस के क्या बनते हैं, वाष्प बनते हैं। इस वाष्प को, है ना, हम एक साइड में क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं।
ठीक, इस वाष्प को हम किसमें, जल में, है ना, जल में क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक भाई, क्या है, फास्फोरस जो है क्या है, ज्वलनशील है ना, ऐसी खुली हवा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, फास्फोरस क्या है, ज्वलन, मतलब खुली हवा में क्या हो जाता है, जल उठता है। इस वजह से इसको किस में रखते हैं, जल में। जल में इसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जो गैसें बनती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसें होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फास्फोरस को क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये पुरानी विधि है ना, पुरानी विधि से फास्फोरस को अलग करना। ठीक, समझ आ गया ये, है ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम फास्फोरस को प्राप्त करने की, है ना, फास्फोरस प्राप्त करने की आधुनिक विधि देख लेते हैं। आधुनिक विधि के माध्यम से कैसे फास्फोरस को अलग किया जाता है। फास्फोरस प्राप्त करने की, फास्फोरस प्राप्त करने की आधुनिक विधि। फास्फोरस प्राप्त करने की हम आधुनिक विधि देख लेते हैं। ठीक है, तो आजकल इसी विधि से फास्फोरस प्राप्त किया जाता है। हड्डियों, खनिज फास्फेट से इसी विधि के माध्यम से फास्फोरस क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो हम जो कैल्शियम फास्फेट होता है ना, कैल्शियम जो फास्फेट होता है उसको हम क्या करते हैं, सिलिका और कार्बन के साथ, कोक के साथ मिलाकर इसको भी गर्म करके हम फास्फोरस प्राप्त करते हैं। तो इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो इनका हम चित्र देख लेते हैं, है ना, डायग्राम देख लेते हैं। ठीक, मेरे साथ साथ बनाइए डायग्राम आप भी, है ना। इस प्रकार से, है ना, एक सर्पिल आकार का, है ना, सर्पिल आकार का क्या होता है, कन्वेयर होता है ना, सर्पिल आकार का ठीक। ये विद्युत भट्टी होती है, ये भी, है ना, क्या होती है, विद्युत भट्टी, है ना। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। ठीक है, हम विद्युत विधि द्वारा क्या करते हैं, फास्फोरस को अलग करते हैं। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोड हैं। ठीक, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक, कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। ये भी कार्बन के इलेक्ट्रोड है। इसके ऊपरी साइड में, है ना, ऊपरी भाग में फास्फोरस, है ना, वाष्प जो अलग होता है उसके लिए क्या होता है, एक साइड में जगह होता है ना, यहां से फास्फोरस वाष्प अलग होता है ना। इस फास्फोरस वाष्प को अपन पानी में क्या करते हैं, जल में एकत्र करते हैं। ठीक है ना।
यहाँ पर एक क्या होता है, कीप भी होता है। कीप के माध्यम से सर्पिल आकार के कन्वेयर और कीप के माध्यम से धान की जो कीप होती है ना, धान को उठाने वाली जो मशीन होती है ना, धान से चावल अलग करने वाली जो मशीन होती है, वैसी टाइप की क्या होती है, कीप होती है, इस प्रकार से। ठीक है, ये सर्पिल कन्वेयर होता है। इसमें ये जो भट्टी होती है, ये भी अग्निसह ईंटों की बनी होती है ना, उच्च ताप सह सकती है। ये क्या, उच्च ताप सह सकती है। ठीक, इसमें हम कैल्शियम फास्फेट प्लस रेत प्लस कोक, कार्बन है ना, मिलाते हैं। ठीक है, मिलाकर यहाँ कीप के माध्यम से इसको डालते हैं। ठीक, यहां से साइड से स्लैग मतलब धातुमल अलग हो जाता है। धातुमल अलग होने के लिए क्या है, ये रास्ता है, जगह है यहां पर। ठीक, बना लिए। बन गया डायग्राम, है ना। देखिए, हम फास्फोरस प्राप्त करने की क्या देख रहे हैं, आधुनिक विधि देख रहे हैं। हड्डियों या खनिज फास्फेट से फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये जो आधुनिक विधि है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करके, है ना, कैल्शियम फास्फेट, रेत प्लस कोक, है ना, के मिश्रण को क्या किया जाता है, जलाया जाता है। जलाकर क्या किया जाता है, फास्फोरस वाष्प या फास्फोरस क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होती है, एक भट्टी होती है जो उच्च ताप सह सकती है ना। क्या होती है, एक भट्टी होती है। ठीक है, इस प्रकार की बनी हुई एक भट्टी होती है। ये इसमें एक साइड में क्या होता है, सर्पिल आकार का कन्वेयर होता है, जो घुमाने के लिए, है ना, घुमाने के लिए क्या होता है, मिक्स करने के लिए क्या होता है, सर्पिल आकार का कन्वेयर होता है। ठीक है, एक साइड पे, भट्टी के एक साइड में फास्फोरस प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जगह होता है ना। इधर से फास्फोरस वाष्प जो भी बनेगा वो हमको प्राप्त होगा। ठीक है ना। ऊपर में क्या होता है, कीप होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कैल्शियम फास्फेट, रेत और कोक को क्या करते हैं, डालते जाते हैं। ठीक, डालने के बाद यहाँ पर, है ना, हम नीचे साइड 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना, कार्बन के क्या लगे होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और हम जैसे ही विद्युत धारा क्या करेंगे, इसमें प्रवाहित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ताप बढ़ेगा, है ना। और लगभग ताप कितना होता है यहाँ, है ना, कितने टेम्परेचर पर अभिक्रिया होती है, 1000, है ना, 1000 से लेकर 1500 सेंटीग्रेड, है ना, इतना टेम्परेचर पर क्या होती है, ये अभिक्रिया होती है। ठीक, यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, 1000 से लेकर 1500 तक, है ना। ठीक, तो इसमें अभिक्रिया क्या होती है देखें, है ना। पहले तो कैल्शियम फास्फेट और रेत अर्थात सिलिका, है ना, दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। ठीक, तो देखें Ca3, है ना, Ca3PO4 2 प्लस 6SiO2, है ना, ये सिलिका है अर्थात रेत, है ना, सिलिका, दोनों अभिक्रिया करते हैं, है ना। 1000 से लेकर 1500 सेंटीग्रेड पर क्या होता है, दोनों अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद इसमें क्या मिलता है हमको, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4, है ना, O10। ठीक, ये प्राप्त होता है। और धातुमल के रूप में हमको 6CaSiO3 ये प्राप्त होता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सिलिकेट है। ये क्या है, ये कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, फिर इस फास्फोरस जो पेंटाऑक्साइड है ना, फास्फोरस जो पेंटाऑक्साइड है, इसको हम कार्बन के साथ, मतलब कार्बन के साथ फिर ये क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके फास्फोरस को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, है ना, 2 भाग है वहां पर, है ना, P4O10 लिखे है ना, P2O5। ठीक, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है, इसको 2 भाग करके P4O10 लिखे है ना, P4O10। ठीक, हम इसको
कोक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर, है ना, कोक के साथ अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया होने पर फास्फोरस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है ना, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनके क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, ये 10 भाग। ठीक, तो ये रासायनिक अभिक्रिया इस भट्ठी में होती है। समझ में आया बात, है ना। हम आधुनिक विधि के माध्यम से हड्डी और खनिज फास्फेट से फास्फोरस कैसे प्राप्त करते हैं, हम कैल्शियम फास्फेट और रेत, है ना, दोनों के मिश्रण और कोक के मिश्रण को हम एक उच्च ताप सह सकने वाली भट्ठी में लेकर, जहां इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, है ना, कार्बन के क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक साइड ऊपरी भाग में सर्पिल आकार का कन्वेयर लगा होता है, इसमें धान के आकार की क्या होती है, कीप होती है, जिसमें हम कैल्शियम फास्फेट, रेत और कोक को उधर से अपन क्या करते हैं, डालते जाते हैं। एक साइड में फास्फोरस वाष्प प्राप्त करने के लिए मार्ग होता है। ठीक है ना। अब इसमें हम कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो लगभग 1000 से लेकर 1500 सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, टेम्परेचर, है ना, 1000 से लेकर 1500 ताप पर, है ना, कैल्शियम फास्फेट और रेत और कोक आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, फास्फोरस वाष्प मिलता है। इसको हम क्या करते हैं, द्रव पानी में एकत्र कर लेते हैं, क्योंकि खुले वातावरण में तो नहीं रख सकते ना, खुले वातावरण में क्या क्रियाशील है ये, है ना, खुली वायु में क्रिया कर लेती है, इस वजह से इसको हम द्रव में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने फास्फोरस के बारे में एक सामान्य परिचय, है ना, फास्फोरस के बारे में पढ़ा, इसकी खोज कहाँ हुई थी, फास्फोरस कैसा होता है, ठीक है, इसके अणुसूत्र क्या होते हैं, है ना। ठीक, उसके बाद हमने फास्फोरस बनाने की विधियां देखा। फास्फोरस बनाने की विधि में हड्डियों और खनिज फास्फेट से पुरानी विधि देखा और ये आधुनिक विधि देखा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।